नमस्ते छात्रों, हम हैं कल्पना शेजवाल, हिंदी अध्यापिका गोखले एजुकेशन सोसाइटी एचएल हाई स्कूल मराठी मीडियम ओझर टाउनशिप से हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई हास्य काव्य 4 छापा रचनाकार है ओम प्रकाश आदित्य। आपका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ और मृत्यु 2001 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। आपका परिचय। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंदशास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, ये काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पद्य संबंधी हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। आयकर विभाग के अधिकारी प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर अनाधिकृत रूप से अर्जित धन का पता लगाने और उसे अधिकार में लेने के लिए छापा मारते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वालों द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का व्यंग्यात्मक एवं रोचक चित्रण किया है। छापे के दौरान अधिकारियों को वह सोना चांदी तो दूर, रसोई घर की पीपियों में पेट भरने के लिए ज़रूरी सामान भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है कि जब अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेती है तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते वह उनकी सहायता करने के लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करती। अब कविता पढ़ते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा के 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरच कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई के खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। गोरी बैठी छत पर
इस काव्य संग्रह में से ये कुछ पंक्तियाँ आपको पढ़ने के लिए दी गई हैं। अब कविता का अर्थ समझते हैं। आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। कवि के घर छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। अब काव्य पढ़ते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। शब्दार्थ देखते हैं। छापा मतलब धावा। सोना यहाँ पर एक धातु और दूसरा नींद। स्वर्ण आभूषण और दूसरा सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर। रोष का अर्थ है क्रोध। काव्य मतलब कविता। बिखेरे मतलब फैलाए। कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे सोना कहाँ रखा है। कवि उन्हें जवाब देते हैं सोना वह तो मेरे आँखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है। वे प्रश्नों को और स्पष्ट करते हैं स्वर्ण दो। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दे। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। झुंझलाना मतलब चिड़चिड़ाना। अनाधिकृत मतलब जिसके लिए अधिकार न मिला हो। अर्जित मतलब किसी प्रकार प्राप्त या एकत्र किया हुआ। अर्थ मतलब यहाँ पर संपत्ति और दूसरा अर्थ मतलब साहित्य में मतलब। अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुमने अनाधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ मतलब धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपाकर रखी गई चांदी निकलवाने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट मतलब रुपए कहाँ हैं, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिली एक ही तत्व खाली। यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। गरजना मतलब जोर से कड़क कर बोलना। मुद्रा मतलब सिक्का। यहाँ पर दूसरा मुद्रा का अर्थ है मुख मुद्रा। लरजना कांपना, हिलना डुलना और भयभीत होना। नोचना का अर्थ है किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना। पीपिया ढोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र। टटोलना मतलब उंगलियों से छूकर पता लगाना। गुल्लक मतलब मिट्टी का वह बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाता है। अधिकारियों ने गरज कर
कहा कि हमारा कहने का मतलब है कि आपकी मुद्रा मतलब पैसों सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ली। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे। फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे कि शायद पैसे इसमें छिपा कर रखे हो। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोई में खाली पड़े पीपे को टटोला और बच्चों का गुल्लक तक खोल खोल कर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी है। कनस्तर मतलब टीन का चौखुटा पीपा, मटकों का मतलब मिट्टी का घड़ा, शून्य ब्रह्मांड मतलब रिक्त संसार, अरण्यकांड मतलब बिखरा हुआ, रौद्र क्रोध से पूर्ण। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों तक को टटोला, देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं था। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था, उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ पर आ गए थे। आगे की पंक्तियाँ। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। सिर झुकाना शर्मिंदा होना, सिर धुनना पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। तख्त मतलब लकड़ी का बना हुआ तख्ता। अब इसका अर्थ देखते हैं। अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे, उनके सिर शर्म से झुक गए। वे वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोक कर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले जाते। अब आपने देख लिया है कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों को निकलवा कर ले लेते हैं, ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही निकलवा लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। कविता समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। वे वस्तुएं खाली थी। क्या क्या थी? अलमारी, रसोई की पिपियाँ, कनस्तर, मटके, बच्चों का गुल्लक। दूसरा प्रश्न है, कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव। पहला है, जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए। और दूसरा, जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें। फटा हुआ तकिया, टूटी हुई अलमारी। कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। यहाँ पर पहला है अर्थ, दूसरा है सुवर्ण, तीसरा चांदी और आगे का है मुद्रा। तो यहाँ पर अर्थ मतलब नई कविता से
और दूसरा सुवर्ण मतलब काव्य कृतियों में, चांदी का बालों से, और मुद्रा चेहरे पर। आगे का प्रश्न है चौथा, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। दूसरा, हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। तीसरा, बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए, असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। आगे का प्रश्न है पांचवा, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। पहला है अरण्यकांड। इसका प्रश्न बनेगा, कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया। दूसरा, तख्त। इसका प्रश्न, कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं। तीसरा है उत्तर असफलता, और प्रश्न बनेगा, कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली। चौथा है अनधिकृत। इसका प्रश्न बनेगा, छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था। अब आगे का प्रश्न है, सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताए हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। पहला है सोना। सामान्य अर्थ बनेगा, पीले रंग की एक बहुमूल्य धातु जो आभूषण बनाने के काम आती है। और कविता के आधार पर अर्थ है सोना यानी नींद में होना। दूसरा चांदी शब्द है। इसका सामान्य अर्थ है सफ़ेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु जो गहने, सिक्के आदि बनाने के काम आती है। इसका कविता के आधार पर अर्थ है सिर के बालों का चांदी के रंग का सफ़ेद हो जाना। अब अर्थ का सामान्य अर्थ है संपत्ति, रुपया, पैसा। इसका कविता के आधार पर अर्थ है मतलब कविताओं में। और चौथा है प्रश्न मुद्रा। इसका सामान्य अर्थ है सिक्का, रुपया, पैसा। इसका कविता के आधार पर अर्थ है हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई विशेष भाव सूचना, स्थिति, मुख, चेष्टा। अब आगे का प्रश्न है, कर जमा करना देश के विकास को गति देना है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। उपयोजित लेखन में विज्ञापन दिया है, पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री। इसके 4 मुद्दों को दिया है। पुस्तकों के प्रकार, विशेषता, स्थल, तिथि, समय, इसके अनुसार विज्ञापन तैयार करना है। धन्यवाद।